Namaskara. Welcome to Ashtabandharam. Today we are going to read Chapter 7, Part 1, Class 9th, Science. यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के अंदर है, तो चलिए पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जानते हैं पहले डाइवर्सिटी का मतलब। डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के। फॉर एग्जाम्पल पेड़, पौधे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, विभिन्नता है, राइट। इसका मतलब होता है डाइवर्सिटी। भिन्न भिन्न प्रकार के उपलब्ध हैं जीव पृथ्वी के ऊपर। हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म दैट सराउंड अस? आपने कभी सोचा है कि जो मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म है जिसने आपको आसपास से घेर रखा है, कितने होंगे? तो पहली चीज ये है कि मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। मल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुत सारा। किसी आदमी में भी हो सकता है और किसी ऑब्जेक्ट की बात भी कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मल्टीट्यूड पर्सन्स, बहुत सारे लोग, मल्टीट्यूड ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से या तो बहुत कम या बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, पर होगा डिफरेंट, ये पक्का है। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर योरसेल्फ एंड ए फ्रेंड। तो आप सोचते हैं कि एक फ्रेंड है आपका और एक आप हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से आपको उसके आंसर देने। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट? तो नहीं हो सकता। आपका फ्रेंड बड़ा हो, लंबा हो और आपकी हाइट छोटी हो। डज योर नोज लुक्स एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज? नो, नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि आपकी नोज चौड़ी हो, आपकी फ्रेंड की नोज पतली हो, कुछ भी हो सकता है। इज योर हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स? तो आपका जो हैंड का स्पैन है वो आपकी फ्रेंड के हैंड के स्पैन के सेम है? तो नहीं हो सकता। आपके हाथ छोटे हो, आपके फ्रेंड के हाथ बड़े। तो पहले जानते हैं हैंड स्पैन का मतलब क्या है। जो ये आप इमेज देख पा रहे हो इस टाइम सामने, इसका मतलब होता है हैंड स्पैन। ये देखो, आप इस अंगूठे से लेकर इस छोटी वाली अंगुली मतलब लिटिल फिंगर तक जो बीच का स्पेस है उसको बोलते हैं हैंड स्पैन, ठीक है। वैसे इसको अपन ऐसे बोलते हैं, एक बलात, दो बलात, वो चीज है ये। However, sorry, if we were to compare ourselves and our friend with a monkey, what would we say? अगर आपको या आपकी फ्रेंड को किसी मंकी के साथ कंपेयर करोगे तो आप क्या कहोगे? Obviously, we and our friends have a lot in common when we compare ourselves with monkey. But suppose we were to add a cow to the comparison, we would then think that a monkey has a lot more in common with us than with the cow. आपने पहले अपने फ्रेंड के साथ आपको कंपेयर किया तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी आपके अंदर, ठीक है। फिर आपने मंकी के साथ आपको कंपेयर किया तो भी सिमिलरिटीज है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी आपकी फ्रेंड के साथ थी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, इसलिए आप दोनों के अंदर सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। जबकि आप मंकी और ह्यूमन बीइंग में सिमिलरिटी फाइंड आउट करोगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी पूंछ होती है, अपनी पूंछ नहीं होती है। और अगर आप अपने आप को काऊ से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके दो सींग होते हैं, अपने सींग नहीं होते हैं। गॉट इट? उसकी एक पूंछ होती है, अपने पूंछ नहीं होती है। वो चार टांगों पे चलती है, अपन दो टांगों पे चलते हैं। अपने दो हाथ होते हैं, उसके दो हाथ नहीं होते हैं। उसके पेट में रूमिनेंट होता है, मतलब वो जुगाली कर सकती है, अपन जुगाली नहीं कर सकते। जुगाली मतलब होता है पहले खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद उसको वापस पेट से निकाल के और चबाना और फिर आप उसको पेट में ले जाना। ये चीज है। गाय दूध दे सकती है बट अपन उस जितना दूध नहीं दे सकते, ये चीज है। एक्टिविटी 7.1, वी हैव हर्ड ऑफ देसी काउज एंड जर्सी काउज। डज ए देसी काउ लुक लाइक ए जर्सी काउज? Do all desi cows look alike? Will we be able to identify a Jersey cow in a crowd of desi cow that don't look like each other? What is the basis of our identification? So first and foremost thing is this identification. What is identification? How can we do identification? मेन चीज है जो आइडेंटिफिकेशन ही है। आप उसको पहचानते कैसे हो, क्या पहचानते हो और कैसे पहचानते हो, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप बंदर को पूंछ वाइज देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है अपन। एक फैक्ट और है, अगर आप बात करो एक ह्यूमन और एक चिंपांजी के अंदर, तो ह्यूमन और चिंपांजी का डीएनए 99% सिमिलर है। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको मेरे को इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बताना है, इसी समय। वीडियो रोकिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन था,
कि देसी काऊ जर्सी काऊ से अलग होती है? बिल्कुल। देसी गाय वो जो भारत के अंदर रहती है और भारत की है, वो है देसी काऊ, ठीक है? जो इंडिया की ओरिजिनल ब्रीड है। जर्सी काऊ जो बाहर से आ रखी है, वो ब्रीड है। और देसी काउस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, जबकि जर्सी गाय का दूध इतना फ़ायदा नहीं करता है। यहाँ तक कि बाहर की विदेशी गायों का दूध तो कैंसर भी करता है। ध्यान रखना आप बच्चों के अंदर। इसलिए अगर आपको दूध पिलाना ही है, तो देसी गायों का पिलाओ। और जर्सी गाय देसी गाय के सेम दिखती है? तो नहीं, थोड़ा फ़र्क होता है कलर के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, ठीक है? और अगला है कि सारी देसी गाय एक जैसी दिखती ये भी नहीं है। किसी देसी गाय का कलर अलग, किसी का अलग, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है। और क्या आप देसी गायों की भीड़, भीड़ मीन्स क्राउड, ओके? क्राउड के अंदर आप जर्सी गाय को आइडेंटिफाई कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट होती है, आराम से कर लोगे आप। अगर पूरे इंडियंस में अगर एक चाइनीज़ को लाके खड़ा कर दिया जाए, तो क्या आप उस चाइनीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? सिमिलरली ऐसे कैसे ही आप देसी काउस के अंदर एक जर्सी काऊ को भी आइडेंटिफाई कर लोगे। बहुत आसान है। आपको चाइनीज़ का फेस देखते ही पता चल जाएगा कि ये आदमी चाइनीज़ है। Got it? In this activity, we had to decide which characteristic were more important in forming the desired category. Hence, we were all deciding which characteristic could be ignored. तो इस एक्टिविटी के अंदर अपने को डिसाइड करना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक मीन्स गुण धर्म विशेषता, ओके, स्पेशलिटीज, क्वालिटीज, जो भी आप समझो, वो इम्पॉर्टेंट है और किस कैटेगरी के लिए। मीन्स गाय के लिए कौन से हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट, मंकी के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको अपने को इग्नोर करना है। तो दोनों अपन इस एक्टिविटी के अंदर देख लिया अपन ने, और आगे पता करते हैं कैसे करेंगे। नाउ think of all the different forms in which life occurs on earth. On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometer in size, while on the another hand, or on the other hand, we have blue whale and the redwood trees of California of approximately sizes of 30 meter and 100 meter respectively. अगर आप बात करो कि पृथ्वी पर किस किस प्रकार में मीन्स किस किस फॉर्म्स के अंदर लाइफ अकर होती है, तो बहुत सारी है। कब देखो आप जिसको आंखों से दिखता ही नहीं है, क्या चीज? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कुछ कुछ चीजें इतनी बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी, कि लगता है कि टापू है इन रियलिटी। अगर आपने कभी कहानियां पढ़ी हो या कहानियों की किताबें पढ़ी हो, तो पहले के जमाने में लोग ब्लू व्हेल को एक आइलैंड के फॉर्म में अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर लैंड हो जाते थे। अंडरस्टैंड मतलब उसको आइलैंड समझकर उसके ऊपर उतर जाते थे, ये चीजें। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मैमल है अर्थ के ऊपर, सबसे बड़ी मैमल, सबसे बड़ी फिश, ठीक है? और अगर आप बात करो रेडवुड ट्रीज की, तो ये सबसे लंबे होते हैं ट्रीज के अंदर। गॉट इट? तो ब्लू व्हेल की साइज क्या होती है? 30 मीटर्स, मीटर्स है 30 मीटर्स। एंड रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया की साइज होती है 100 मीटर्स। तो देख लो आप कितना लंबा होगा पेड़, 100 मीटर का पेड़ है। Some pine trees live for thousands of years, while insects like mosquito die within a few days. Life also ranges from colorless or even transparent worms to brightly colored birds and flowers. अगर आप बात करो तो कुछ पाइन ट्रीज ऐसे होते हैं जो बहुत साल होते हैं, मतलब हजारों साल तक जीते हैं। और इंसेक्ट होते हैं जैसे कि मॉस्किटो, ठीक है, ये 1 या 2 दिन के अंदर मर जाते हैं। लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस, सिंपली कुछ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका कोई कलर होता ही नहीं है। कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हाईली कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि हमिंग बर्ड। और फ्लावर्स भी होते हैं, फ्लावर्स तो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट है। रोज मान लो आप रेड हो गया, और चाइना रोज, आपको एक वर्ड का और मतलब बताना है कि चाइना रोज को आप हिंदी में क्या कहते हो, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे। This bewildering variety of life around us has evolved on the earth over the millions of the year. तो bewildering का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अचंभित करने वाला, चौंकाने वाला, समझ सकते हो आप। तो दिस bewildering variety of life, ये बहुत सारी अद्भुत अचंभित करने वाली जो लाइफ की वैरायटीज है, कहाँ तो एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लेकर बड़े बड़े 100 मीटर तक लंबे पेड़, तो ये आपकी वैरायटी होगी लाइफ की, ठीक है, जो अपने आसपास है। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुई है।
अब इवॉल्व का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ या फिर कह सकते हो परिवर्तन आया है, कुछ चेंजेज हुए। अब ये कैसे हुए? फॉर एग्जाम्पल अपन माना जाता है पहले अपने पूर्वज बंदर थे, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने पूंछ का यूज लेना बंद किया, तो वो पूंछ अपने नहीं है अब। तो अपन बंदर से ह्यूमन बींग, और अगर अपने साइंटिफिक नेम की बात करो तो होमो सेपियंस के अंदर इवॉल्व हो चुके हैं, राइट। सो एज इट इज इस लाइन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। However, we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms, so we cannot look at them one by one. Instead, we look for similarities among the organisms, which will allow us to put them into different classes and then study different classes or groups as a whole. अपने पास इतना समय नहीं है कि आप हर एक स्पीसीज को अलग अलग पढ़ पाओ, तो इसलिए क्या करते हैं अपन, सिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं कि क्या चीज सिमिलर है और क्या चीज डिसिमिलर है, और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज वी आर गोइंग टू पुट द ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज। ओके, उनकी सिमिलरिटीज के बेसिस पे अपन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रख देते हैं, ताकि आप समझ पाओगे कि ये ह्यूमन बींग्स है जो मैमल्स में आते हैं, ये वर्टिब्रेट्स है, ये इनवर्टिब्रेट्स है। आगे आप पता करोगे ये होते क्या है, मैमल्स क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है और वर्टिब्रेट्स क्या होता है। In order to make relevant group to study the variety of life forms, we need to decide which characteristic decide more fundamental differences among organisms. अगर आपको लाइफ फॉर्म को समझना है या वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म को समझना है, तो अपने को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस को डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। ऐसे डिफरेंस जो फंडामेंटल हो, ध्यान रखना। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। विद इन दीज ग्रुप्स स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इन्हीं ग्रुप्स के अंदर कुछ सब ग्रुप्स भी होते हैं जिससे डिसाइड होता है कि ये लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? 7.1 Attempts at classifying living things into groups have been discovered or have been made since time immemorial. अपने को फिक्स तो नहीं पता कि कब से ये अटेम्प्ट चालू हुए हैं या फिर कब से वैज्ञानिक ये सोचने लगे कि अपने को डिवाइड करना चाहिए या नहीं, राइट और रॉन्ग। बट अगर इस बुक के अनुसार मानो तो बुक कह रही है कि ग्रीक थिंकर्स अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है, classified animals according to whether they lived on land, in water or in the air. सिंपली जो अरस्तु या अरिस्टोटल है, इसने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो वर्क क्या करते हैं या रहते कहाँ पर हैं। तो सिंपली जो लैंड पर रहते हैं तो लैंड ऑर्गेनिज्म हो गए, वाटर के अंदर तो वाटर वाले, और एयर के अंदर रहते हैं मतलब पक्षी वगैरह तो पक्षी। उन्होंने 3 चीजों के बेसिस पे डिवाइड, वो रहते कहाँ है, समझे आप बात। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। ये बहुत सिंपल है कि लाइक अगर वो जमीन पे रहते हैं तो उनको जमीन वाले जानवर कह दो, अगर वो पानी के अंदर रहते हैं तो पानी वाले जानवर कह दो, अगर वो उड़ते हैं तो उनको पक्षी कह दो। लग तो बहुत आसान रहा है, लेकिन इससे कंफ्यूज ही बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, व्हेल्स, ऑक्टोपसेस, स्टारफिश एंड शार्क। कुछ कुछ जीव ऐसे हैं जो समुद्र में रहते हैं, जैसे कोरल हो गया, व्हेल, ऑक्टोपस, starfish and shark इसके एग्जाम्पल हो गए। We can immediately see that these are very different from each other in numerous ways. ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है बहुत सारे तरीकों में। न्यूमरस मीन्स होता है बहुत सारे। In fact, habitat is the only point they share in common. This is not an appropriate way of making groups of organisms to study and think about. तो पहले जानते हैं हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हैबिटेट का हिंदी अर्थ होता है आवास या फिर निवास स्थान, ठीक है। तो इन में आप देख रहे होंगे जो कोरल हो गया, ठीक है, वेल, ऑक्टोपसेस और फिश एंड शार्क, तो इनके अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो है उनका हैबिटेट। वो सब वाटर के अंदर रहते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज कॉमन नहीं है, बहुत सारी। तो इसलिए ये जो ग्रुपिंग का सिस्टम हुआ ये सही तो हो नहीं सकता, इसको अपने को इवॉल्व डेवलप करना होगा, इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो देखते हैं क्या हो। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड व्हिच कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिवीजन।
इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लेने पड़ेंगे जो उनको बहुत दूर दूर तक डिवाइड कर दे, उसके बाद धीरे 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 स्पेसिफिक आए यहाँ पर. Then we will have to pick the next set of characteristic for making subgroup within this division. पहले आपने बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, फिर उनके सब ग्रुप बनाए, ठीक है. ऐसे करते करते अपने को एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आता है. गॉट इट. जैसे अपन ह्यूमंस की बात करें तो अपन आते हैं किंगडम एनिमेलिया में, फिर आते हैं अंदर धीरे धीरे. सबसे पहले आएंगे यूकैरियोटिक में, ठीक है. फिर आएंगे एनिमेलिया में, फिर आप चलोगे तो मैमल में, फिर आओगे तो नीचे आते आते फिर आपके आएगा होमो तो जीनस और सेपियंस स्पीसीज. This process of classification within each group can then continue using new characteristic each time. इस क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि लाइक आपने एक कैरेक्टरिस्टिक चुन लिया जो बहुत ब्रॉड टर्म पे काम करेगा, मीन्स बहुत ब्रॉड लेवल पे काम करेगा, ठीक है. उसके बाद आप धीरे 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 उनको नैरो करते रहोगे, छोटे छोटे. उससे छोटा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, उससे छोटा कौन सा है, इसके बेस पे आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म आप उस टाइम पे बता रहे हो वो कौन सा है. समझ गए. ये कारण है. और इजीली सबको डिफरेंशिएट भी कर पाओगे, कोई भी मिसलीड नहीं होगा. मिसलीड मतलब कोई ऐसे जीव, दो जीव ऐसे नहीं होंगे जो एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं. और अगर दोनों एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं तो वो सेम ही होंगे, अलग होने का कोई चांस ही नहीं है. जबकि अगर आप पहले वाला एग्जांपल देखते हो तो यहाँ कोरल, वेल्स, ऑक्टोपसेस, स्टारफिश एंड शार्क रहते सब एक जगह हैं, राइट. बट कोरल्स अलग चीज है, वेल्स अलग, ऑक्टोपसेस अलग, स्टारफिश अलग और शार्क अलग. ये सब अलग अलग चीजें हैं, ये जीव हैं. बिफोर वी गो ऑन, वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज meant by characteristics. When we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together. These ways, in fact, are detail of appearance or behavior, in other words, form and function. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें जानना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है. अगर आप किसी भी ग्रुप को क्लासीफाई करते हो तो उसके अंदर आपको कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ डिससिमिलरिटी होगी. तो कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं? सिंपली कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं आपके अपीयरेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है, ये चीज़ें. What we mean by a characteristic is a particular feature or a particular function. तो हमने क्या समझा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो. कैरेक्टरिस्टिक इज ए पर्टिकुलर फीचर और ए पर्टिकुलर फंक्शन. तो कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर फीचर या फिर पर्टिकुलर फंक्शन होता है. दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर ऑन ईच हैंड इज दस ए कैरेक्टरिस्टिक. That we can run, but the banyan tree cannot. It is also characteristic. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपके, क्या हुआ, अपनी 5 उंगलियां हैं, तो ये भी ह्यूमंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है. दूसरा, हम दौड़ सकते हैं जबकि बैनियान ट्री दौड़ नहीं सकता. अब आपको बैनियान ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं ये मेरे को इसी प्लेटफॉर्म पे बताना है. Now, to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than other, let's consider how a stone wall is built. तो अब जानते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो. स्टोन वॉल का एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पर. द स्टोन यूज्ड will have different shapes and sizes. The stone wall at the top of the wall would not influence the choice of a stone that come below them. On the other hand, the shape and sizes of the stone in the lowermost layer will be decide the shape and size of the next layer and so on. The stone in the lowermost layer are like characteristic that decide the broadest division among living organisms. जो स्टोन लोअर मोस्ट लेयर के अंदर होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वही डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिवीजन, वही ब्रॉडेस्ट डिवीजन. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये होते हैं इंडिपेंडेंट, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और क्या फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं. The characteristic in the next level would be dependent on the previous one and would decide the variety in the next level. Simply पहले वाला तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. उसके बाद जैसे जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक ब्रॉड करते रहते हो, ठीक है,
सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे छोटा कैरेक्टरिस्टिक लिया, अगर आप लोअर से बात कर रहे हो तो। फिर धीरे धीरे जब आप कैरेक्टरिस्टिक को ब्रॉड कर रहे हो तो क्या होगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। किसका? प्रीवियस का डिपेंडेंट। आपने 1 2 3 4 लिया तो 1 तो किसी का डिपेंडेंट नहीं है, बट 2 जो नंबर है, डिजिट है, ये 1 का डिपेंडेंट हो जाएगा। 3 2 और 1 दोनों का डिपेंडेंट हो जाएगा, और जो 4 है वो 3 2 और 1 इन तीनों का डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसे कैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो आप तो लोअर मोस्ट लेयर है वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट, बट उसके ऊपर जो लेयर आएगी नेक्स्ट लेयर वो होगी डिपेंडेंट। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप ए होल हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। तो इसी तरीके से आप म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। Nowadays, we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. तो आजकल अपन क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही दूर से सोच रहे हैं, मीन्स अपन डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पे आजकल। पहले आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को डिवाइड किया, फिर आपने प्लांटे एनिमल या फंजाई को डिवाइड किया, फिर एनिमलिया के अंदर आए, फिर मैमल्स, ऐसे करके पूरा डिवाइड करते हैं, बहुत लंबा डिवीजन है। What are some concrete example of such characteristics used for hierarchical classification? तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन से कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हैं जो यूज होते हैं हायरार्किकल क्लासिफिकेशन के लिए? तो पहला एग्जाम्पल हो गया ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मतलब होता है डेवलप्ड सेल। यू मीन्स डेवलप्ड, कैरियोटिक मीन्स कैरियन, हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इंक्लूडिंग ए न्यूक्लियस, इसको आप क्या कहते हो, मास्टरमाइंड ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, which allows cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other. और इस लेयर से क्या होता है, अलग अलग सेलुलर प्रोसेस आपकी अलग अलग हो जाती है, एफिशिएंटली इजीली हो जाती है, ठीक है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathway organized in very different ways. This would have an effect on every aspect of cell design. Further, nucleated cell would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up a specialized function. Therefore, nucleus can be a basic characteristic of classification. जिसके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और डेवलप नहीं हुआ तो उनको अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए न्यूक्लियस भी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्टली न्यूक्लियस के बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो कि वो यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट पॉइंट है, डू द सेल अकर सिंगली और आर दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजिबल ग्रुप? क्या सेल सिंगल होती है या ग्रुप में होती है? सेल दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. In such a body design, all cells would not be identical. Instead, group of cells will carry out specialized function. This makes a very basic distinction in the body design of organism. As a result, an amoeba and a worm are very different in their body design. तो सिंपली यहाँ पर भी ये इनडायरेक्टली टू टाइप्स की बात कर रहे हैं सेल की। पहला हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो जिसके अंदर सारे फंक्शंस विद इन ए सेल वर्क करते हो, ये हैपन्स होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर, देन अलग अलग सेल्स या एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक स्पेशलाइज फंक्शन करते हो। समझ गए आप बात? तो वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अमीबा की बात करो तो ये तो एक ही सेल हो गया, मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, और इसके अंदर सारे फंक्शन केवल ये एक ही सेल कैरी करती है। बट ऑन द अनदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट वर्म, तो वर्म मल्टी सेलुलर है, उसके अंदर हर फंक्शन
अलग अलग सेल्स कंप्लीट करेगी। अगला पॉइंट है, डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या ऑर्गेनिज्म उनका खुद का खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से? बिल्कुल, आप जानते होंगे प्लांट्स बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस से। Being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very different body design. एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बना सकता हो, मीन्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और एक वो जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, मीन्स हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो इसके बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो ऑर्गेनिज्म को। Of the organisms that perform photosynthesis, plants, what is the level of organization of their body? और एक और चीज़ है कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, इसके कारण जो उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। Of the animals, how does individual body develop and organize its different parts and what are the specialized organ found for different function? और जब आप दूसरी तरफ एनिमल्स की बात करो तो उनके अंदर बॉडी एक अलग लेवल पे डेवलप होती है, राइट? प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उनको क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, उनको पत्तियाँ चाहिए, लीव्स चाहिए जहाँ पर क्लोरोफिल स्टोर हो सके, और क्लोरोफिल जहाँ होगा वहाँ पर होगी फोटोसिंथेसिस, ताकि वो खुद का फूड खुद बना सकें। बट एनिमल क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है, खुद का फूड खुद बनाना नहीं पड़ता, इसलिए उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, या फिर कह सकते हो क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए एनिमल्स को फूड बाहर से लेना पड़ता है। क्लोरोफिल होता है उनकी बॉडी में तो उनको फूड बाहर से लेना ही नहीं पड़ता। वी हैव सीन दैट इवन इन फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव आस्क्ड ए हायरार्की इज डेवलपिंग। जो हमने पहले कुछ क्वेश्चन पूछे इनसे भी आप एक हायरार्की डेवलप कर सकते हो। अभी हायरार्की होती क्या है ये अपन आगे पढ़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी डिजाइन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बॉडी डिज़ाइन के लिए जो आप प्लांट्स के लिए यूज करोगे उसकी तुलना में एनिमल्स के लिए यूज किए गए कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिफरेंट होंगे। दिस इज बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओवन फूड प्लांट्स और एक्वायर इट एनिमल्स। Therefore, the design features having a skeleton, for example, are to be used to make subgroups rather than making broad groups. एक तो वो जीव जिसको खाना खुद बनाना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एक वो जो खाना एक्वायर करता है, कहीं से प्राप्त करता है, तो एनिमल्स। तो इनके अंदर डिफरेंस तो होता ही है बॉडी डिज़ाइन के अंदर। ह्यूमंस में क्या होता है? स्केलेटन, या फिर एनिमल्स में बात करो तो भी आपको पता ही है स्केलेटन होता है। प्लांट्स में स्केलेटन नहीं होता है, स्टेम होता है, उसके अंदर अलग चीज़ होती है। तो ये डिफरेंस है और इन्हीं डिफरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पुनर्दर्शनाय, जय महाकाली।